स्वागत है आप सभी का स्वराज आईएएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में। और मैं क्रांति सर आपके लिए चला रहा हूं ज्योग्राफी का एमसीक्यूज वाला सीरीज। और इसी सीरीज में आज हम फिर से चलते हैं भारत के भूगोल से संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की ओर, जहां पर आपको कॉन्सेप्ट भी बताए जा रहे हैं ताकि आपकी एक बेहतर तैयारी हो सके। और ये स्क्रीन में आपके पास पहला क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत से उपबंध पुरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड सरका है। मतलब भारतीय स्थल पिंड सरका है, उसकी बात चल रही है। मतलब कहीं ना कहीं ये महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत से संबंधित ये प्रश्न है। और इस प्रश्न के हमको विकल्पों को देखना होगा। और यहाँ पर विकल्प आपके पास 4 दिए गए हैं। पहला विकल्प बोल रहा है उत्तर को, बी दक्षिण को, सी पूर्व को और डी पश्चिम को। अब इसे हल करने से पहले एक एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे रहा हूं। आप सभी जानते हैं कि जो भारत है, पहले तो अगर हम पूरे ग्लोब की अगर बात करें तो पूरा जो ग्लोब था, वहां पर जो स्थल था, पूरा एक स्थल, उसे हम कहते थे पैंजिया। और पैंजिया आपने देखा होगा कि 2 भागों में विभाजित हो चुका था। ऊपर जो गया था वो अंगारा लैंड और नीचे जो गया था वो था गोंडवाना लैंड। और उसी गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करता था हमारा अपना भारत का आज जो इंडियन प्लेट है। और उसी इंडियन प्लेट से जब माफ करिए उसी गोंडवाना लैंड से जब ये इंडियन प्लेट अलग हो रहा था, तो आप जानते हो नीचे दक्षिण से होते हुए विषुवत रेखा को पार करते हुए वो यूरेशियन प्लेट से टकराया, जिसके कारण आपके पास टर्शरी काल में निर्माण हुआ था हिमालय का। इसका मतलब कि क्या है कि भारतीय प्लेट जो है वो पहले कभी गोंडवाना लैंड में था, और गोंडवाना लैंड से जब नीचे सरका, मतलब कि नीचे से सरकते हुए जब ऊपर की ओर बढ़ा, विषुवत रेखा को पार करके और यूरेशियन प्लेट में टकराया, तो उसकी दिशा क्या हुई? उसकी दिशा हुई फिर क्या? उत्तर की ओर। तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? उत्तर की ओर सरका। तो ये है इसका उत्तर। कहां बढ़ा? तो उत्तर की ओर बढ़ा। ठीक है, ये इसका एक एक्सप्लेनेशन था। और इस एक्सप्लेनेशन को और बेहतर अगर आपको जानना है तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को अगर आप पढ़ते हो तो आपके पास पूर्णतः इसकी जानकारी मिल जाती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। क्या कहता है अगला प्रश्न, देखते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 2, ये देखिए प्रश्न क्रमांक 2 क्या कह रहा है। भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। अब यहाँ पर 4 आपके पास स्टेटमेंट दिए गए हैं और ये कह रहा है इन कथनों में से कौन से कथन सही है। मैंने कई बार बोला, जब कभी इस प्रकार का वर्ड आपके पास मिलता है तो आप उसे हाईलाइट जरूर कर लीजिए करिए, क्योंकि ये क्या कह रहा है, कौन से कथन सही है। कई बार नहीं है बोल देता है, इस वजह से मैं आपको बार बार यहाँ पर फोकस करता हूँ। चलिए अब एक एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं। हम एलिमिनेशन राउंड अपनाएंगे और एलिमिनेशन राउंड से आपको क्लियर विजन हो जाता है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट रहेगा। चलिए तो पहला स्टेटमेंट, संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। अब ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि आप जानते हो मेघालय जो है वो प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है। और प्रायद्वीपीय पठार जब यूरेशियन प्लेट से टकराया तो आप जानते हो प्रायद्वीपीय पठार में भ्रंश उत्पन्न हुआ, और भ्रंश उत्पन्न होने के ही कारण मालदा गैप बना, और उसी मालदा गैप से प्रायद्वीपीय पठार से बिल्कुल अलग हो गया आपका मेघालय का पठार, अलग हो गया था। ठीक है, इसका मतलब कि क्या है, संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही एक विस्तारित भाग है। तो आपका जो पहला स्टेटमेंट है वो क्या मिलता है, सही मिल रहा है। अब अगर पहला स्टेटमेंट सही है और मान लीजिए अगर आप बाकी स्टेटमेंट पे नहीं जाना चाहते और आप ऑप्शन को कट करना चाहते हो तो आप एलिमिनेशन राउंड अपनाइए। तो चलिए देखते हैं हमारे पास। देखिए पहले ऑप्शन में 1 दिया हुआ है, बी में भी 1 दिया गया है, सी में भी 1 दिया गया है, परंतु देखिए डी में नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, डी तो आपका कट हो गया ना। अब आपको पास सिर्फ ए, बी और सी 3 ऑप्शन है, उन तीनों ऑप्शंस में हम खेल खेलेंगे। ठीक, चलिए तो इसके लिए अब हमको दूसरा स्टेटमेंट पढ़ना होगा। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्नति में हुई है। अब याद करिए, जब गोंडवाना लैंड से इंडियन प्लेट अलग हुआ और महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांतों के अनुसार अगर मैं चलता हूं और वहीं पर आपके पास एक प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी मिल रही है, तो इंडियन प्लेट जो है वो यूरेशियन प्लेट से टकराया, और यूरेशियन प्लेट से टकराने के पश्चात आप जानते हो टर्शरी पीरियड में वहां पर निर्माण होता है हिमालय का, और हिमालय का निर्माण हुआ तो हिमालय ऊपर उठने लगा, वलन पर्वत। ठीक, और यहाँ पे था प्रायद्वीपीय पठार, जिसकी वजह से जब यहाँ पे वलन
पर्वत उत्पन्न हुए जिसे हम हिमालय कहते हैं, तो वहीं पर उत्पन्न हुआ था कश्मीर की घाटी। इसलिए जो सेकंड स्टेटमेंट है कि कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्नति में हुई, तो ये भी क्या हुआ, सही हुआ। अब ये सही हुआ तो चलिए अब हम फिर से एलिमिनेशन राउंड देख लेते हैं, ताकि हम हमारे 100% एक्यूरेसी की ओर बढ़ जाए ना, ताकि कोई शंका ही नहीं आ रहा है कि हमने सही बनाया है या नहीं बनाया हुआ है। तो दूसरा भी सही होना चाहिए। तो देखिए पहले ऑप्शन में तो सेकंड है, मगर बी में ऑप्शन में सेकंड नहीं है, तो ये रॉन्ग हो गया। और सी में भी सेकंड नहीं है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो देखिए बिना तीसरे और चौथे में गए ही आपके पास एक ऑप्शन आ जा रहा है 1, 2 और 3, और 1 और 2 और 3 आपका क्या हो गया, आंसर यहाँ पर विकल्प बिल्कुल सही निकल आया, जबकि हमने 2 पढ़ा भी नहीं। ये होता है एलिमिनेशन राउंड की खासियत, इसलिए आप एलिमिनेशन राउंड को अपनाइएगा, ठीक है। फिर भी हम हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्सेप्ट को समझने के लिए तीसरा और चौथे को भी देख लेते हैं, ताकि हम और श्योर हो जाएं। तो तीसरा स्टेटमेंट कह रहे हैं गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई। अब ये भी बात बिल्कुल सही है। ये वही किस्सा, जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराया तो हिमालय पर्वत ऊपर उठने लगा और यहां था प्रायद्वीपीय पठार, तो उसके बीच में फोर डीप उत्पन्न हुआ। फोर डीप मतलब कि अग्रगर्त, और उसी अग्रगर्त में जब हिमालय से निकलने वाली नदियां आकर के निक्षेपण करने लगी जलोढ़ मृदा का, तो क्वार्टरनरी पीरियड में वहां पर निर्माण होते दिखाई देता है गंगा के मैदान का। तो आपका तीसरा स्टेटमेंट भी क्या है, सही है। तो देखिए हमने जो ए विकल्प के साथ जा रहे थे तो तीनों के तीनों सही आ गए। चौथे को देख लेते हैं अब हम, क्या वो गलत है, देखते हैं। चलिए, हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट की त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई। तो देखिए चीनी प्लेट का किसी भी प्रकार से नाम नहीं आता जब आप प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की बात करते हो। इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन क्या हुआ, फोर्थ स्टेटमेंट रॉन्ग हुआ। तो हमारा जो विकल्प ए है वो 100% ट्रू है, और यही खासियत होती है एलिमिनेशन राउंड की। स्टूडेंट्स बेहतर समझ जाता है कि मेरा जो चुना गया विकल्प है वो कितना 100% ट्रू है। चलिए अब हम देखते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न क्रमांक 3। ये देखिए प्रश्न क्रमांक 3 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, असत्य है की बात चल रही है। 4 ABCD विकल्प दिए गए हैं, चुनते हैं। चलिए, भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। तो ये तो स्टेटमेंट सही है। क्यों सही है, यहां देखिए, क्योंकि आप जानते हो जब हम प्रायद्वीपीय पठार की जब हम बात करते हैं, जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार सबसे प्राचीनतम पठार है, जिसका उदाहरण आपके पास स्वयं अरावली पर्वत श्रेणियां हैं। और अगर आप उसके जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में जाते हो या भूवैज्ञानिक संरचना में भी जाते हो तो आपको पता चलेगा कि आर्कियन युग की चट्टानें वहां पर दिखाई देगी, जिसके अपरदन और निक्षेपण होने के बाद वहां पर आपको लाल पीली मिट्टी दिखाई दे रही है, जो कि यह क्लियरली प्रूफ देता है, साक्ष्य देता है कि जो प्रायद्वीपीय पठार है वो कैसा है, प्राचीन है। इसलिए तो वहां की जो नदियां हैं वो प्रौढ़ कही जाती है, वहां की घाटियां कैसी, उथली घाटियां हैं। तो ऐसे कई साक्ष्य हैं जो हमारे इस स्टेटमेंट को बताते हैं। परंतु हमको चुनने क्या बोला है, कौन सा कथन असत्य है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन ए है हम इसको नहीं ले सकते, इसलिए मैंने इसको क्रॉस कर दिया। है स्टेटमेंट सही, मगर हमारे लिए वो रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो चलिए सेकंड पढ़ते हैं हम। हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित या फोल्डेड पर्वतों का प्रदर्शित करता है। तो ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था जब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हमने पढ़ा। तो हम जानते हैं इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराया, और यूरेशियन प्लेट से टकराने के बाद ही वहां पे वलन उत्पन्न हुआ, और वलन उत्पन्न होने के बाद ही हिमालय का निर्माण हुआ। किस पीरियड में, टर्शियरी पीरियड में, ये तो आप जानते हो। तो ये बी स्टेटमेंट भी सही है, परंतु हमको चुनने क्या बोला है, असत्य चुनने बोला है, तो हमारे काम का हुआ नहीं, तो आप इसको भी क्रॉस कर दीजिए, ठीक है। चलिए सी पढ़ते हैं। सी क्या कह रहा है, भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा हुआ है। अब देखिए पश्चिमी समुद्र तट की अगर बात की जाए तो पश्चिमी समुद्र तट मतलब कि आप अरब सागर से लगे हुए तट की बात कर रहे हो, और अरब सागर से लगे हुए तट की अगर मैं बात करूं तो आप जानते हो जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराया तो हमारा भारत का ये जो पश्चिमी भाग है वो जब इस तरीके से टकराया तो ऊपर खड़ा ढाल हो गया, ऊपर खड़ा ढाल मतलब इस तरीके से, और बाकी भाग टूट करके अंदर की ओर धंस गया, मतलब अंदर की ओर धंस गया और ये ऐसा खड़ा हो गया, जिसके कारण आज भी आप जानते हो पूर्व की ओर मैक्सिमम ढलान आपको दिखाई देता है,
ठीक है। तो ये कहना कि भारत के पश्चिमी समुद्री तट का निर्माण नदियों के जमाव क्रिया द्वारा हुआ है, तो ये तो आपका क्या हुआ, रॉन्ग हुआ। मगर हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हुआ, हमारा विकल्प हुआ आंसर। तो आप इसको ना टिक करोगे कि हाँ भाई ये हो सकता है। अब 100% एक्यूरेसी के लिए डी को भी हम एक बार देख लेते हैं, क्या कह रहा है डी। देखिए, भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बृहत्तम भंडार है। हाँ, तो ये बात बिल्कुल सही है। आप जानते हो गोंडवाना क्रम की चट्टानों को जब आप देखते हो तो आपके पास एक बेहतर क्वालिटी के कोल या जीवाश्म मिलते हैं, जैसे बिटुमिनस। तो आपके पास ये डी वाला तो सही है, परंतु हमें तो असत्य चुनना था ना, तो आप इसको रॉन्ग कर दीजिए। तो आपका विकल्प आपके सामने दिखाई दे रहा है क्या, सी। तो ये है आपका उत्तर। देखिए, जब आपका कॉन्सेप्ट बना रहता है ना, तो आप सभी प्रश्नों को हल कर लेते हो। इसलिए सुराज आईएएस ना आपको कॉन्सेप्ट भरे क्वेश्चंस लेकर के अधिक आ रहा है, ताकि आपकी एक बेहतर तैयारी हो सके। क्योंकि अब जो आयोग के पूछने का जो तरीका है प्रश्न, वो ना सिर्फ तथ्यात्मक है, बल्कि कॉन्सेप्ट पर आधारित प्रश्नों को भी वो पूछ रहा है। इसलिए हम आपकी ऐसी तैयारी करवा रहे हैं। चलिए, फिलहाल हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 और सूची 2। अब यहां देखिए, यहां पर आपके पास सूची 1 दिया गया है दक्कन ट्रैप, पश्चिमी घाट, अरावली, नर्मदा, तापी, जलोढ़ निक्षेप। और यहां पर आपके पास दिया गया है 4 विकल्प। अब इन 4 विकल्पों में से हमें यहाँ पे उत्तर ज्ञात करना है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं भाई। तो दक्कन ट्रैप, पश्चिमी घाट, अरावली, अगर हम चले तो सबसे पहले आप अरावली को लेते हुए चल दीजिए, तो आपके पास सॉल्यूशन प्राप्त हो जाता है। कैसे, अगर हम अरावली की बात करते हैं तो देखिए, अरावली सबसे प्राचीनतम कहा जाता है, और प्राचीनतम है मतलब वो प्री कैम्ब्रियन से कनेक्टेड होगा, प्री कैम्ब्रियन से कनेक्टेड होगा, ठीक है। तो आपके पास सी के लिए आपके पास मिल रहा है 2, क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं, जब हम नर्मदा की अगर बात करते हैं, देखिए नर्मदा नदी, नर्मदा, ताप्ती, जलोढ़ निक्षेप की अगर मैं यहां पर बात करता हूं, तो जलोढ़ निक्षेपण की बात चल रही है। तो आप जानते हो जलोढ़ निक्षेपण बाद में हुआ, और बाद में हुआ इसलिए यहां पर ये आपके पास किस तरीके से दिखाई देगा, तो ये यहां पर ये अत्यंत नूतन के तौर पर यहां पर दिखाई दे रहा है। तो इस हिसाब से आपके पास क्या आ जाएगा, डी का चौथा। तो डी का चौथा आपके पास दिखाई दे रहा है, मतलब कि आपके पास यहां पर ए बी सी ये सबके सब डी है, ये यहाँ पे रॉन्ग है, ये डी है। तो आपके पास यहाँ पर दिखाई देगा डी के साथ चलना चाहिए 4। क्लियर हो गया ये चीज। अब आपके पास बचा क्या, दक्कन ट्रैप और पश्चिमी घाट। अब यहां देखिए, दक्कन ट्रैप और पश्चिमी घाट, जब हम दक्कन ट्रैप और पश्चिमी घाट की अगर बात करें, तो आपके पास जो दक्कन ट्रैप है उसका निर्माण आपका इस क्रिटेशियस आदि नूतन में दिखाई देता है। क्रिटेशियस आदि नूतन मतलब कि ए का किसके साथ जाएगा, 3 के साथ। तो ए का आप 3 लगा दीजिए, ए का 3 हो गया। तो जाहिर सी बात है बी के साथ क्या बचा, 1। तो बी के साथ बचा आपका 1। अब इसके अकॉर्डिंग अब हम देखते हैं हमारा कौन सा विकल्प आ रहा है। ए 3 होना चाहिए, बी 1 होना चाहिए, सी 2 होना चाहिए, और जो डी वाला ऑप्शन है 4 होना चाहिए। तो आपके पास विकल्प बी यहां पर दिखाई देता है, तो विकल्प बी इसका उत्तर है। इसका मतलब क्या है, अगर ऐसा कोई प्रश्न आपके पास आता है ना, तो आप जियोलॉजिकल टाइम स्केल आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जियोलॉजिकल टाइम स्केल को ही पढ़ करके आप ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। इसलिए स्टूडेंट्स आप विशेष ध्यान दीजिएगा कि अब जो आयोग है वो जियोलॉजिकल टाइम पीरियड को लेकर के भी प्रश्न कर रहा है। अब वो आपको या तो उसको असेंडिंग ऑर्डर में जमाने बोल देता है, या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाने कह देता है, या इस प्रकार के आपके पास प्रश्न दे रहा है। तो आप प्लीज, इट्स माय रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स, प्लीज गो थ्रू विद द जियोलॉजिकल टाइम स्केल ऑफ ज्योग्राफी, देन ओनली यू विल बिकम ईजियर, मेक योरसेल्फ टू क्लियर योर एग्जामिनेशन। ठीक है, तो चलिए फिलहाल अब हम हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न क्रमांक 5, यहां देखें। 5 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है। अब कौन सी नवीनतम है, तो यहां पर आपके पास 4 विकल्प है, ए, बी, सी और डी। इसे समझने से पूर्व मैं आपको यही समझाऊंगा। देखिए, आप सभी जानते हैं कि एक चट्टान के बाद दूसरी चट्टान आने लगी, हमें अलग अलग क्रम के नाम देखने के लिए मिलते हैं। तो वो कैसे हुआ, वो सब के सब जो प्राचीनतम चट्टान है, जैसे सबसे प्राचीनतम चट्टान आपके पास आर्कियन युग की चट्टानें हैं, और आर्कियन युग के चट्टानों के पश्चात फिर आपके पास अलग अलग चट्टानें प्राप्त होती हैं। तो वो कैसे हुआ, उनका क्षरण हुआ।
क्षरण हुआ, उनका निक्षेपण हुआ, वही कायांतरित बनने लगे, ठीक है, और कायांतरित होने लगे और वही अवसादी चट्टानों के तौर पर आपके पास दिखाई देने लगे। किसके प्रेजेंस में? वेदरिंग के प्रेजेंस में, या फिर आप उसे कहते हो कि उनका क्षरण हो रहा था, क्षरण हो रहा था। तो इसी क्रम में अगर हम बात करें तो सबसे पुराना आर्कियन की चट्टान है, और आर्कियन की चट्टानों को जब क्षरण होकर के उनकी वेदरिंग होती है और वो कायांतरित और अवसादी के तौर पर दिखाई देते हैं, तो सबसे पहले आपके पास दिखाई देता है वो है धारवाड़। और धारवाड़ में जब बदलाव होता है तो सबसे पहले आपके पास क्या बना? धारवाड़ बना। धारवाड़ का फिर जब हम देखते हैं कि उसका भी क्षरण हो रहा है, वेदरिंग हो रहा है, उनका अवसाद और निक्षेपण के तौर पर आपके पास परिवर्तन दिखाई दे रहा है उनके भौतिक और रासायनिक विशेषताओं में, और तब जाकर के यही धारवाड़ आपके पास कन्वर्ट होता दिखाई दे रहा है किसमें? कडप्पा में। और यही कडप्पा की चट्टानें जब फिर से वेदरिंग प्रोसेस के अंतर्गत जाती है, उनका क्षरण होता है, निक्षेपण होता है, और साद के तौर पर आपके पास दिखाई दे रहे हैं वो, या कायांतरित चट्टानों के भी वहां पे एग्जांपल दिखाई दे रहे हैं। तो कडप्पा के बाद आपके पास बनता हुआ दिखाई देता है विंध्यान, और इसी प्रोसेस में और कड़ी में विंध्यान के पश्चात आपके पास दिखाई देता है गोंडवाना। तो अब प्रश्न के अनुसार अगर हम देखें निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है, तो उत्तर क्या आएगा? गोंडवाना। और गोंडवाना क्रम की चट्टान भैया जहां पर आपके पास क्या मिलता है? कोयले के भी निक्षेप मिलते हैं। क्लियर हुआ? चलिए बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। हम अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यहां देखें, यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता? ऐसा ही कह रहा है। और उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? सही है स्टेटमेंट हमको चुनना है, ये विशेष आप ध्यान रखोगे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला बोल रहा है देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता। तो ये बात बिल्कुल सही है। भाई आप जानते हो कि हिमालय पर्वत जो है हमारे उत्तरतम शीर्ष पर है, और अगर आप हिमालय पर्वत को अगर यहाँ उत्तरतम शीर्ष से अगर आप ये हटा देते हो तो उत्तर से साइबेरियन हवाएं हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में एंट्री कर जाएगी। ये बात बिल्कुल सही है। और अगर उत्तर से हवाएं आएगी तो पूरी पूरी क्या हो जाएगी? कोल्डनेस आ जाएगा भाई आपके पास, कोल्ड डेजर्ट जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। इसलिए ये जो पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। और अगर पहला स्टेटमेंट आपका सही है तो आप एलिमिनेशन राउंड अपनाइए। चलिए जहां जहां एक है हम उनको ड्रॉप कर देते हैं। ए में भी एक है, बी में भी एक है, सी में नहीं है। देखिए तो सी आप यहाँ पे क्रॉस कर दीजिए, कम से कम एक ऑप्शन तो आपका कटा ना, एक ऑप्शन तो कटा, आसान हुआ। चलिए अब ए, बी और सी में हमको देखना पड़ेगा। तो सेकंड स्टेटमेंट पर हम थोड़ा ध्यान देते हैं। सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता। तो भाई ये भी बात बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि आप जानते हो जब आपका इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराया तो वहां पे वलन उत्पन्न हुआ, और वलन उत्पन्न होने पे टर्शरी काल में क्या बन चुका? हिमालय पर्वत। और यहाँ पे था आपके प्रायद्वीपीय पठार, और इनके बीच में बना फोर डीप। और यहाँ पे जो फोर डीप बना, उसी फोर डीप में गंगा और सिंधु जैसी जो नदियां थी, हिमालयी नदियां, वो आकर के निक्षेपण करने लगी। और निक्षेपण करने के वजह से ही जलोढ़ मृदा जब वहां पे निक्षेपित होने लगा तो गंगा का मैदान बना, या विशाल उत्तर भारत का मैदान बना। और अगर वहां पर हिमालय ही नहीं होता तो क्या ये आपको दिखाई देता? नहीं दिखाई देता। तो सेकंड स्टेटमेंट भी क्या हुआ आपका? बिल्कुल सही हुआ। तो अब जहां जहां 2 है उसको भी हमको लेना पड़ेगा। तो ए में तो भाई केवल एक बोला है तो आप इसको ऐसे ही क्रॉस कर दीजिए। देखिए एलिमिनेशन राउंड कितना आसान कर दिया आपका। अब बचा बी और डी। और बी में भी अगर आप जाते हो तो यहाँ पे 2 तो है नहीं, ये तो आपका ऐसे ही कट गया। तो आपके पास तो ऐसे उत्तर आ गया बिना तीसरे को पढ़े। ये है खासियत एलिमिनेशन राउंड की माय डियर। फिर भी हम आपके सहूलियत के लिए पढ़ लेते हैं। मॉनसून का प्रतिरूप वर्तमान जो है वो भिन्न हो जाता आज वर्तमान की स्थिति को लेते हुए। तो बात बिल्कुल सही है। अगर हिमालय पर्वत नहीं होता तो मानसूनी हवाओं को वो रोक नहीं पाता, और मानसूनी हवाओं को रोक नहीं पाता तो उत्तर भारत में आपके पास किसी भी प्रकार से बारिश दिखाई नहीं देता जो आज वर्तमान में दिखाई देता है। तो तीसरा भी स्टेटमेंट क्या है? तो सही है। तो तीनों ही हमारे सही है। इसके अकॉर्डिंग हमारा डी जो है 100% ट्रू हुआ, और ये हुआ खासियत किसकी? एलिमिनेशन राउंड अपनाने की। तो आप भी ऐसे ही करिएगा। तो आगामी सभी परीक्षाओं में आप स्वयं श्योर हो जाते हो कि आपके द्वारा जो बनाया गया है वो 100% ट्रू है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्नलिखित को देखेंगे। अब यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं,
उपर्युक्त में से कौन सा हिमालय के तरुण वलित पर्वत नवीन मोड़दार पर्वत के साक्ष्य कहे जा सकते हैं? नवीन मोड़दार पर्वत के साक्ष्य कहे जा सकते हैं, ऐसा बोल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं भाई। पहला बोल रहा है गहरे खड्डे। अब भाई गहरे खड्डे की अगर बात करें तो आप यहाँ पे बोलते हो डीप गॉर्ज अंग्रेजी में। अब याद करिए, जब सिंधु नदी बह रही होती है, मानसरोवर तरफ से निकलेगी, इंडिया में एंट्री करेगी और जम्मू कश्मीर होते हुए जब पाकिस्तान में प्रवेश करती है, तो उससे पूर्व गिलगिट स्थान तरफ या फिर नंगा पर्वत तरफ आप जानते हो वहां पे एक महाखड्ड का निर्माण करती है, डीप गॉर्ज का। तो भाई ये तो गहरा खड्डा बिल्कुल सही हुआ। इसका मतलब आपके पास पहला स्टेटमेंट क्या हुआ? पहला स्टेटमेंट आपके पास बिल्कुल सही हुआ। चलिए पहला स्टेटमेंट सही हो गया। आप चाहो तो ब्रह्मपुत्र नदी का भी ले सकते हो, जो नामचा पर्वत तरफ गहरा खड्ड का निर्माण करती है। तो देखिए पहला बिल्कुल सही हुआ। सेकंड बोल रहा है यू घुमाव वाले नदी मार्ग। अब यू घुमाव वाले नदी मार्ग का एग्जांपल अगर मैं दूं तो आप ब्रह्मपुत्र नदी का ले लीजिए। जब वो अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है और असम घाटी में जाने से पूर्व नामचा बरवा में, मतलब असम हिमालय में जो नामचा बरवा है पहाड़, वहां पर वो सिंटेक्सुअल बेंड करती है, अक्ष संघीय मोड़। तो हुआ ना उसका एक एग्जांपल, यू घुमाव वाली नदी मार्ग। ये भी क्या हो गया? सही हो गया आपके पास। चलिए तीसरा पढ़ते हैं, समानांतर पर्वत श्रेणियां। अब आप जानते हो कि अगर मान लीजिए मैं सिर्फ पूर्वी हिमालय की बात कर, मान लीजिए अगर मैं सिर्फ पश्चिमी हिमालय की बात कर दूं, या पूरी हिमालयन बेल्ट की ही बात कर दिया जाए, जो भारत के उत्तरी क्षेत्र में है, पश्चिम से लेकर के पूर्व तक के, तो आप जानते हो सबसे ऊपर ट्रांस हिमालय, फिर महान हिमालय, फिर मध्य हिमालय, फिर शिवालिक। तो ये सब क्या है? आपस में समानांतर श्रेणियां है ना। तो तीसरा भी आपके पास क्या बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है। तो तीसरा भी आपका सही हो गया। चलिए चौथा हम पढ़ते हैं, भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवाह। तो अब आप जानते हो जैसे जैसे आप पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हो तो हिमालय की चौड़ाई कम होती है परंतु ऊंचाई बढ़ते जाती है और तीव्र ढाल भी बढ़ता जाता है। भाई उदाहरण के लिए आप उत्तराखंड चले जाइए, उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में आए दिन आपके पास पता चलेगा कि वहां पे भूस्खलन हो रहा है, तो वहां पर तीव्र ढाल आपके पास दिखाई दे रहा है ना। ये भी तो सही हुआ। तो आपके पास चारों के चारों सही है। और अगर चारों के चारों सही है तो देखिए केवल 1 और 2, 3 और 4, सी बोल रहा है, बी बोल रहा है 1 2 और 4 और डी बोल रहा है 1 2 3 और 4। तो ये तो सबका सब सही हो गया। डी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो। और अगर मान लीजिए अगर आपको ये नहीं भी पता था चारों के चारों, तो आप किसी एक के साथ भी अगर आप चलते या फिर आप अगर यहीं पर अपनाना चाहते जिसे आप कहते हो एलिमिनेशन राउंड, तो मान लो अगर आपको एक मालूम रहता है गहरे खड्ड का निर्माण करती है, तो एक जहां जहां है वो आप लेकर के चलते, तो सी आपका वैसे ही रॉन्ग हो गया रहता। देखो 3 और 4 है, बस वहां पे एक नहीं है, तो ए बी और डी में कोई एक आ जाता। सेकंड में देखते हैं यू घुमाव वाले नदी का मार्ग बनाती, ब्रह्मपुत्र नदी का एग्जाम्पल आप ले सकते थे, तो सेकंड जहां पे होता वो आप ले लेते, तो ए भी बन जाता, बी भी बन जाता और सी भी बन जाता। अब सी समानांतर पर्वत श्रेणी, ये तो हर कोई जानता है कि तीसरा सही होगा, समानांतर पर्वत श्रेणी है। तो हिमालय के उत्तर से दक्षिण आप पर्वत श्रेणियां पढ़ते हो ना, तो जहां 3 होगा वो आपको लेना पड़ता, तो ए तो आपका ऐसे ही कट जाता। देख लीजिए 1 और 2 है, आपका बी भी कट जाता, 1 2 और 4 है, 3 तो वहां पर है ही नहीं, तो देखिए डी ऑटोमेटिकली मिल जाता। इसलिए आप एलिमिनेशन राउंड को अपनाइए, हमारी बात मानिए, आप एलिमिनेशन राउंड को अपनाइए स्टूडेंट्स, आपसे कभी गलती नहीं होगा, आप 100% ट्रू हो जाते हो अपने में ही। चलिए फिलहाल हम हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में से सबसे नवीनतम कौन सी है? सबसे नवीनतम। अब यहां पर चारों आपके पास पर्वत श्रेणियां दिखाई दे रही है, सबसे नवीनतम। और सबसे नवीनतम की अगर बात की जाए तो आप अगर विशेष ध्यान दोगे विद्यार्थियों, तो आप अगर अजंता की श्रेणी लीजिए या फिर आप पालकोंडा लीजिए या फिर आप कैमूर लीजिए, ये तीनों के तीनों आपको प्रायद्वीपीय पठार की श्रेणियां दिखाई दे रही है। और प्रायद्वीपीय पठार की श्रेणी, जबकि पटकोई श्रेणियों की अगर मैं बात करूं तो ये हिमालय पर्वत की श्रेणियां हैं। और आप जानते हो प्रायद्वीपीय पठार प्राचीनतम पहाड़ों में, तभी तो वहां पर साक्ष्य मिलते हैं आपके पास, जिसका बेस्ट उदाहरण नारावली की पर्वत श्रेणियां हैं। और हिमालय वलन पर्वत जो है वो उसके बाद में निर्माण हुआ, टर्शरी पीरियड में। तो भाई हिमालय पर्वत श्रेणी में बनाओ पटकोई श्रेणियां क्या होगी? नवीनतम कहलाएगी। तो आप किस ऑप्शन के साथ जाओगे? आपके साथ ऑप्शन डी को क्लिक करना पड़ेगा और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हुआ? चलिए देखते हैं अब हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कूट। अब यहाँ पे 4 कूट दिए गए। अब यहाँ पे विद्यार्थियों मैं आपको ना एक
तरीका बता रहा हूं ऐसे प्रश्नों को हल करने का। यहां देखिए, जब कभी आपके पास कथन और कारण दे तो आप क्या करिए, कथन को पढ़िए और कारण के बीच में यहां क्योंकि लगा दीजिए। क्योंकि जब आप यहाँ पे क्योंकि लगा देते हो तो आपके पास बेस्ट तरीका पता चल जाता है कि कौन सा विकल्प मेरा सही होगा। तो चलिए हम भी पढ़ लेते हैं। हम कथन बोल रहा है, भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है। तो भाई बात बिल्कुल सही है। अगर आप हिमालयन बेल्ट की अगर आप बात करते हो तो वहां पे सिस्मिक जोन 4 और 5 प्राप्त होता है, चाहे आप पश्चिमी हिमालय की बात करो या पूर्वी हिमालय की बात करिए। ठीक है, तो ये तो पहला बिल्कुल सही है। अब कारण में जाना है तो आपको क्योंकि लगाना पड़ेगा। तो फिर से हम पढ़ते हैं, भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है क्योंकि हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित है। अब अनुदैर्ध्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित है, इसका क्या मतलब हुआ, याद करिए। जब आपके पास हिमालय का निर्माण हुआ उस समय काल चल रहा था टर्शरी पीरियड, और टर्शरी पीरियड में आप जानते हो प्रायद्वीपीय पठार का जो एक बहुत बड़ा इंडियन प्लेट है वो टकराया यूरेशियन प्लेट से, और यूरेशियन प्लेट से टकराने के कारण वहां पे बहुत सारे फॉल्ट्स उत्पन्न हुए, जिसके परिणाम से वलन पर्वत हिमालय दिखाई देने लगा। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आप ट्रांस हिमालय, अब आपके पास उत्तर से दक्षिण अगर मैं हिमालय की बात करूं तो सबसे ऊपर आपके ट्रांस हिमालय मिलता है, ट्रांस हिमालय के बाद आपको महान हिमालय मिलता है, जबकि ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच में आपको फॉल्ट दिखाई दे रहा है जिसको हम इंडो सांको सचर जोन कहते हैं। फॉल्ट दिखाई दिया जो कि आपको इसका उदाहरण है, हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम क्षेत्र के अवस्थित मिलते हैं जिसके कारण भूकंप आते हैं। अब अगर आप महान हिमालय और मिडिल हिमालय की अगर बात करोगे, महान हिमालय मध्य हिमालय, तो उनके बीच में भी आपके पास थ्रस्ट दिखाई देता है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट दिखाई देता है। और लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में जाते हो तो मेन बाउंड्री थ्रस्ट आपके पास दिखाई देता है, वो भी एक फॉल्ट है। और शिवालिक और गंगा के मैदान से पूर्व आपको हिमालयन फ्रंट फॉल्ट दिखाई देता है, वो भी एक प्रकार का भ्रंश वहां पर दिखाई दे रहा है। तो ये सब क्या है, ये सब के सब एग्जाम्पल है हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित है, जिसके कारण जो ऊपर वाला जो कथन है वो बिल्कुल सही होता है। तो आप किस ऑप्शन के साथ जाओगे, कथन ए तथा कारण आर दोनों ही सही है, तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन ए जो है यही इसका उत्तर होगा। समझ में आया किस तरीके से आपको ऐसे प्रश्नों को हल करना है। चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के आखिरी प्रश्न की ओर। आखिरी प्रश्न क्या कह रहा है, यहां देखिए। आखिरी प्रश्न हमारा ये कह रहा है, हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए सही कथन है चुनना है हमको, ये मैं कई बार हाईलाइट करता हूं आप लोगों के लिए, विद्यार्थियों ध्यान दिया करो आप। ठीक, अब यहाँ पे 3 आपके पास बाकी दिए गए, नीचे दिए हुए कूट में से सही उत्तर चुनिए। चलिए हम एलिमिनेशन राउंड अपनाएंगे तो वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। एलिमिनेशन राउंड अपनाएंगे। ठीक, तो पहला बोल रहा है मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन हैं। अब ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही नहीं है। क्यों? क्योंकि मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन है। बोल रहा है भाई कैसे, ये जीवाश्महीन नहीं बल्कि वहां पे जीवाश्म आपको मिलता है। क्यों? क्योंकि हिमालय की उत्पत्ति से पूर्व वहां पे 33 सागर था, और 33 सागर था मतलब वहां पे जीवाश्म आपके पास मिलना ही है, इसलिए हिमालय में आपको जीवाश्म मिलते हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका रॉन्ग हो गया। और बोला है कि हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है वो चुनना है, तो ये तो हमारा रॉन्ग हो गया। अगर ये एक रॉन्ग हो गया तो जहां पर एक है वो हम हटा देते हैं भाई। देखिए नीचे दिए हुए कूट में से सही उत्तर चुनिए, तो आपका ये तो आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि पहला तो रॉन्ग है आपका। क्लियर हुआ? ठीक, फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, यहां देखिए सी भी कट गया आपका, और कट गया कौन सा, डी भी कट गया, क्योंकि एक एक यहां पर आया ना। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। लघु ये है कौन सा राउंड, इसे हमने कौन सा राउंड बोला था, एलिमिनेशन राउंड। तो देखिए कितना आसान हो गया, बी आ रहा है, मतलब हमारे पास तो सीधा सीधा उत्तर बी बोल रहे हैं। एक बार चेक भी कर लेते हैं खुद में। चलिए, लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। तो भाई बिल्कुल बात सही है, समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म तो मिलेंगे ही। अभी मैंने बताया क्योंकि पहले कभी वहां पे क्या था, 33 सागर था ना, तो मिलेंगे ही। दूसरा बिल्कुल सही है। तीसरा, बाही हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। क्यों सही है? क्योंकि मानव सभ्यता के अवशेष अगर पाना है तो आप गफ कराल चले जाइए,
बुर्ज होम चले जाइए, वहां पर आपको मानव सभ्यता के अवशेष दिखाई देते हैं। मतलब दूसरा और तीसरा सही है, तो बी हमारा तो वैसे भी हमारा पहले ही निकल चुका था। तो देखिए कितना आसान था जब हम एलिमिनेशन राउंड अपनाते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चंस की श्रृंखला लेकर के मैं आ रहा हूं, और विद्यार्थियों आपसे मेरा निवेदन है कि कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।